हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं पंचायत राज एक्ट 1989, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो हाल ही में जो नोटिफिकेशन आई है अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत राज से रिलेटेड, तो उसमें हमने कुछ ऑलरेडी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये तमाम टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल में आप सर्च करके देख सकते हैं। और अब हम इसका अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पंचायत राज एक्ट 1989। तो मैं आपको स्टूडेंट्स एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले पहले मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना भी इसके अंदर जो भी सिलेबस है वो पूरा 100% कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जो भी नए व्यूवर्स है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके यूट्यूब चैनल के आपके फर्स्ट पेज पर आपको मिल सके। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक पंचायत राज में। हम पंचायत राज एक्ट 1989 डिस्कस करेंगे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसलिए हम इसको 3-4 वीडियोस में कवर करने की, कम से कम 4 वीडियोस में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि हर वीडियो को आप शुरू से ही आप देखते रहें, ताकि हर पॉइंट आपको क्लियर हो। और इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा, इस पूरी सीरीज़ में आपका पंचायत राज एक्ट 1989 से रिलेटेड हर पॉइंट आपको कवर हो। उसके बाद इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो पंचायत राज एक्ट है इसमें 14 चैप्टर्स हैं, 83 सेक्शंस हैं और 6 शेड्यूल्स हैं। तो ये तमाम चैप्टर्स, तमाम सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे। हाँ, इसमें अगर कोई एक आध सेक्शन जो मुझे लगेगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं छोड़ भी दूंगा, उसको मैं ओमिट कर दूंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसमें लगभग तमाम सेक्शंस को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इसका चैप्टर 1, जैसे कि इसके चैप्टर 14 है, और जो चैप्टर 14 के अंदर ही ये 83 सेक्शंस हैं। यानी सेक्शंस का मीनिंग, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ इनको सेक्शन कहा गया है। तो इन तमाम सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले चैप्टर 1 के अंदर सबसे पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस हम देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करेंगे, क्योंकि डेफिनेशंस समझना भी ज़रूरी है। जैसे हल्का है, यहाँ पहला पॉइंट है यहाँ हल्का। और ये तमाम डेफिनेशन जो है इस पंचायत राज एक्ट जो बनाया गया है इसके अंदर मौजूद हैं। तो उसी हिसाब से हम इनकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे कि क्या इनका मीनिंग निकलता है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है, ये टर्म्स हमें आगे काम आएंगी, इसलिए हमें इनको अच्छे से समझना होगा। हल्का सबसे पहले देखते हैं कि हल्का क्या होता है। हल्का मीन्स, मान लो दो से ज़्यादा गांव, एक या एक से ज़्यादा गांव मिलाकर एक हल्का बनता है। अगर बहुत बड़ा गांव है तो उसी को हम हल्का पंचायत कहेंगे। लेकिन अगर गांव थोड़ा सा छोटा है तो उसमें 2, 3 या 4 गांव मिलाकर भी उसमें एक हल्का पंचायत बनता है, तो उसको हम हल्का कह सकते हैं, या हल्का पंचायत भी उसको कहते हैं। देन हल्का मजलिस किसको कहते हैं? हल्का मजलिस, इस हल्का पंचायत के अंदर जितने भी वोटर्स हैं जो कि वोटर लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, उन तमाम लोगों को हम हल्का मजलिस कहते हैं। हल्का मजलिस मीन्स ऑल द वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत। देन ब्लॉक मीन्स एरिया कंप्राइजिंग सच कंटिजियस नंबर ऑफ हल्काज। यानी इसमें उस एरिया में जितने भी पंचायत हैं, पार्टिकुलर एरिया में जितने भी पंचायत से, उन तमाम को मिलकर एक ब्लॉक बनाया जाता है। इसमें 3 पंचायत, 4 पंचायत या 5 से ज़्यादा भी हल्का पंचायत हो सकती हैं। देन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, इसको कॉन्स्टिट्यूट करना है एज़ पर द सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट, जिसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद बिल्डिंग्स का मीनिंग इसमें है, ये शॉप के लिए यूज़ की गई है टर्म, हाउसेस के लिए, आउट हाउस के लिए, हट के लिए, शेड, स्टेबल्स वगैरह के लिए बिल्डिंग का यूज़ किया गया है इनके अंदर आगे। देन चेयरमैन मीन्स द चेयरमैन ऑफ पंचायत अदालत, ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन भी हो सकता है, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन भी हो सकता है। तो अब हम इसका शुरू करते हैं चैप्टर 1A, जिसको इंसर्ट किया गया था थ्रू वाइड एक्ट 20 ऑफ 2018, 16/10/2018 में इसको इंसर्ट किया गया था, जो इसकी डेट ऑफ इंसर्शन है, और इसको इंसर्ट किया गया था वाइड एक्ट नंबर 20। तो सबसे पहले हम देखेंगे वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस क्या होती है। तो इस चैप्टर के 3.1 हमें बताता है कि वार्ड मजलिस क्या होती है या वार्ड सभा क्या होती है। इसका
हम देखेंगे। तो वार्ड मजलिस वो चीज़ होती है कि किसी भी वार्ड के अंदर जितने भी लोग हैं उसको हम वार्ड मजलिस कहते हैं। तो वार्ड कहते हैं किसको हैं, एक मान लो पंचायत है, उसके आगे उसको डिवीज़न किया जाता है मिनिमम 7 हिस्सों में या ज़्यादा से ज़्यादा 11 वार्ड्स होते हैं। उन तमाम वार्ड्सों को हम वार्ड सभा कहते हैं या वार्ड कहते हैं। यानी जब किसी पंचायत के अलग अलग हिस्से किए जाते हैं तो उनको वार्ड कहते हैं, और उस पार्टिकुलर वार्ड के अंदर जितने भी लोग अवेलेबल हैं उनको हम वार्ड मजलिस कहते हैं। तो पंचायत आगे वार्ड्स की बनी हुई होती है। तो आगे ये जो वार्ड मजलिस है, यानी इस वार्ड के जितने भी लोग हैं उनको हम वार्ड मजलिस कहते हैं। इसको हम यहाँ पढ़ते हैं। ऑल एडल्ट पर्सन्स ऑफ वार्ड हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल रिलेटेड टू हल्का पंचायत शैल बी डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज वार्ड मजलिस ऑफ सच हल्का पंचायत। और इस वार्ड मजलिस का क्या काम है, ये कम से कम 3 महीने के अंदर एक मीटिंग कन्वीन करे फॉर वेरियस पर्पजेज। जो भी इनको पर्पज़ होगा उस पर्पज़ के लिए वो कम से कम 3 महीने के अंदर एक मीटिंग करे, और इनका जो प्रोसीजर होगा कि मीटिंग कैसे की जाए, जैसे प्रेस्क्राइब्ड होगा उस तरीके से अपनी मीटिंग करें। देन ये जो मीटिंग होगी, ये जो वार्ड मजलिस की मीटिंग होगी, इसका जो प्रिजाइड करेगा वहाँ का पेंच मेंबर इस वार्ड मजलिस को प्रिजाइड करेगा। और अगर पेंच वहाँ मौजूद नहीं है देन इन हिज एब्सेंस कोई भी मेंबर वार्ड मजलिस का जिसको इलेक्ट किया जाएगा उस पर्पज़ के लिए बाय द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, उस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग होंगे तो वो वोटिंग करेंगे, तो जिसके लिए वहाँ नाम आएगा तो वो उस मीटिंग को प्रिजाइड करेगा। और इसका जो क्वोरम होगा, यानी क्वोरम का मतलब है कि मिनिमम पीपल प्रेजेंट एट दैट मीटिंग, उस मजलिस के अंदर कितने मिनिमम लोग होने चाहिए, तो उसको हम एक क्वोरम कहते हैं। और वार्ड मजलिस के लिए ये बताया गया है कि यहाँ का जो क्वोरम है, जो मिनिमम लोग प्रेजेंट होने चाहिए उस मजलिस के अंदर, दैट शुड बी 1/10 ऑफ द टोटल नंबर्स। यानी उस वार्ड के अंदर जितने भी लोग हैं उनका कम से कम 10वां हिस्सा उस वार्ड के अंदर मौजूद होने चाहिए लोग। और इसमें यह भी बताया गया कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन इसमें पास करना हो तो उस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग हैं वो विद द मेजॉरिटी जो है उस रेजोल्यूशन को पास करेंगे, फिर ही उसको माना जाएगा कि ये पास हुआ। यानी उस मेंबर में जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे जो वो वोट करेंगे, और उनमें जो मेजॉरिटी जिसके फेवर में वोट करेंगे उस रेजोल्यूशन को पास माना जाएगा। देन एक और इसमें बताई गई है कि ये जो वार्ड मजलिस है ये 3 महीने में एक ही बार मीटिंग करें, लेकिन अगर कभी कोई किसी किस्म की कोई स्पेशल मीटिंग करनी हो उस वार्ड मजलिस को किसी और पर्पज़ के लिए, तो उनको जो है एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, एक रिटन रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, फिर ही जाकर वो एक और मीटिंग वहाँ उस में कन्वीन कर सकते हैं। लेकिन उसमें बताया गया है कि ये जो स्पेशल मीटिंग हो 3 महीने के अंदर कम से कम एक ही मीटिंग, ऐसी स्पेशल मीटिंग होनी चाहिए उस वार्ड के अंदर। यानी नो 2 स्पेशल मीटिंग्स शैल बी हेल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 3 months, यानी 2 मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए। यानी एक ही मीटिंग इसके लिए कहा गया है कि 3 महीने के अंदर एक ही स्पेशल मीटिंग हो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ वार्ड मजलिस। तो इस वार्ड मजलिस के क्या फंक्शन है ये हमें बताता है 3B सेक्शन 3B के मुताबिक इसके क्या क्या फंक्शन है। तो ये जो वार्ड मजलिस है इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, और ये इसके फंक्शन जो है जो उनकी जुरिडिक्शन है उसी के अंदर इनका काम है। तो अपनी जुरिडिक्शन के अंदर इनको क्या क्या काम करने हैं वो इस आर्टिकल में हमें बताया गया है। जैसे यहाँ बताया गया है एक तो ये अपने उस वार्ड के अंदर रेंडर असिस्टेंस टू द हल्का पंचायत इन कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ डिटेल्स। तो अपने वार्ड के अंदर जो भी किसी भी चीज़ की डिटेल हो, मान लो कोई हल्का पंचायत उनसे मांगता है कि आप जो है अपने वार्ड की कुछ डिटेल्स वगैरह दे दो ताकि आगे डेवलपमेंटल प्लान बनाए जाएं, तो ये इन पंचायत वार्ड मजलिस का काम है कि वो अपने वार्ड के अंदर तमाम डिटेल्स बनाएं, उनको कंपाइल करें जो भी डेवलपमेंटल प्लान के लिए ज़रूरी होंगे, और वो आगे जाकर हल्का पंचायत को वो सबमिट करें। तो ये इस वार्ड मजलिस का पहला काम है। उसके बाद इन्होंने जो भी डेवलपमेंटल प्लान्स बनाने होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रियॉरिटी बनाए जाएं, प्रियॉरिटी इन ऑर्डर ऑफ प्रियॉरिटी बनाए जाएं। यानी सबसे पहले देखा जाए कि जो सबसे ज़्यादा गरीब हो सबसे पहले उसको प्रियॉरिटी दी जाए, उसको डेवलपमेंटल प्लान के लिए शामिल किया जाए, काम उसको दिए जाएँ। उसके बाद जो है आगे इसी तरीके से उसको प्रियॉरिटी की बेसिस पर आगे फिर दूसरे लोगों को वो काम दिए जाएं। उसके अलावा वार्ड मजलिस का और क्या क्या काम है कि ये अपने वार्ड के अंदर
दूसरी और भी बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व करे, जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने की कोशिश करनी है, सफाई रखवानी है, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, गार्डिंग अगेंस्ट सोशल इविल्स, कोई भी सोशल इविल उसके वार्ड में ना हो, ये भी इस वार्ड मजलिस का काम है एज पर सेक्शन 3B। उसके अलावा अपने वार्ड के अंदर हारमोनी प्रमोट करना और जो भी अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके अंदर यूनिटी कायम करना, ये भी इस वार्ड मजलिस का काम है। नेक्स्ट हो गया हल्का मजलिस। अब वार्ड मजलिस से ऊपर आगे हल्का मजलिस यानी जिसको ग्राम सभा भी कहते हैं। तो ग्राम सभा का क्या काम है कि अपने ग्राम पंचायत के अंदर जो भी काम होंगे वो इनको देखेंगे, जो भी इनकी जुरिस्डिक्शन होगी अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये तमाम काम करेंगे। और इसमें ये जो ग्राम मजलिस होगी इसमें कौन लोग शामिल होंगे, उस पंचायत के जितने भी लोग हैं जो कि उस वोटिंग लिस्ट में मौजूद हैं, दे विल कंसिस्ट ऑफ हल्का मजलिस। यानी हल्का पंचायत के अंदर जितने भी लोग हैं जो इलेक्टोरल रोल के अंदर मौजूद हैं, दैट ऑल कंसिस्ट ऑफ हल्का मजलिस। और इनकी जो मीटिंग है ये भी जैसे वार्ड मेंबर्स की मीटिंग होती है वैसे हल्का पंचायत की भी मीटिंग होती है। और ये जो मीटिंग होती है इट विल बी कन्वीन्ड बाय सरपंच, और अगर सरपंच ना हो तो इन द एब्सेंस ऑफ नायब सरपंच, या अगर दोनों ना हो, ना पंच हो और ना ही सरपंच हो, उसके बाद जो बाकी मेंबर्स हैं यानी वार्ड मेंबर्स हैं उनको उस वक़्त की जो मौजूदा मजलिस होगी तमाम मेंबर में से जिसको चुनेगा वही उस मजलिस को प्रिजाइड करेगा। और इसकी ये जो मीटिंग होगी ये कैसे होगी, जैसे भी हल्का मजलिस को जो भी जिस तरीके से प्रेस्क्राइब किया गया है तो वो अपने तरीके से उस मीटिंग को कन्वीन करेंगे, जिस तरीके से जो इश्यूज उन्हें डिस्कस करने होंगे वो तमाम चीज़ें वो खुद ही उसमें वो बनाएंगे। देन देयर शिल बी एटलीस्ट 2 मीटिंग्स ऑफ हल्का मजलिस एवरी ईयर। यानी ये जो हल्का मजलिस होगी इनकी जो मीटिंग होगी 1 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटिंग्स हों, उससे ज़्यादा ना हों। पहली मीटिंग होनी चाहिए इन द फर्स्ट क्वार्टर और दूसरी होनी चाहिए इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये है काम ग्राम सभा का, यानी ये है ग्राम सभा कि इनको क्या क्या करना है। अब इनके फंक्शन देखेंगे, इस हल्का मजलिस के क्या क्या काम है ये हमें बताती है सेक्शन 3D कि फंक्शन क्या है हल्का मजलिस के। तो ये अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो भी काम करना होगा वो इनको अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर ही करना होगा। और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, एक तो ये अपने पंचायत के लिए प्लान्स अप्रूव करें, प्रोग्राम्स अप्रूव करें, प्रोजेक्ट बनाएं, और किस लिए, फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं प्रोग्राम्स हैं दे शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी आउट ऑफ द प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द वार्ड मजलिस। उसके अलावा एक तो खुद ये यहाँ अप्रूव करे प्लान, उसके अलावा जो वार्ड मजलिस ने कुछ प्लान्स अपने वार्ड से बनाकर लाए हैं उनको भी ये हल्का मजलिस अप्रूव करेगी। और फिर बाद में उनको उस पंचायत के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर उनको लिया जाएगा। लेकिन पंचायत के अंदर इम्प्लीमेंट करने से पहले उनको यही हल्का मजलिस इन तमाम प्रोग्राम्स को, प्रोजेक्ट्स और प्लान्स को अप्रूव करेगी। उसके बाद जो भी इसमें बेनिफिशरीज होंगे, ये जो प्लान होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, किसको देने होंगे, उसके लिए इन लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं लोग ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। तो सबसे पहले पावर्टी इसमें देखना है, पावर्टी की बुनियाद पर जो सबसे ज़्यादा गरीब होगा पहले उसको मद्देनज़र रखना है। उस तरीके से जो है ये प्रायोरिटी बेसिस पर लोगों को ये तमाम काम दिए जाने चाहिए। तो ये हैं तमाम काम इस मजलिस के। देन उनका इसका क्या काम है, आइडेंटिफाई अप्रूव डेवलपमेंटल वर्क्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आउट ऑफ द वर्क्स रिकमेंडेड बाय द वार्ड मजलिस। उसके बाद वार्ड मजलिस ने जो भी अपनी वार्ड में काम लाए थे अप्रूव करके, अपनी वार्ड मजलिस से जो भी काम अप्रूव करके लाए थे उनमें से जो भी प्रायोरिटी बेसिस पर कौन कौन से काम आगे लाने हैं वो अप्रूव करेगी ये पंचायत मजलिस, हल्का मजलिस ये अप्रूव करेगी। मान लो वार्ड मजलिस ने 10 काम लाए हैं अप्रूव करके, तो इसमें से हो सकता है सारे काम ना हो पाएँ, तो जो भी इसमें प्रायोरिटी बेसिस पर 3 या 4 काम जो इसमें से आगे लेने होंगे वो डिसाइड करेगी हल्का मजलिस, वो प्रायोरिटी बेस पर उन काम को सेलेक्ट करेगी। उसके अलावा टू प्लान एंड मैनेज माइनर वाटर बॉडीज़, ये भी हल्का पंचायत का काम है। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उनको भी मैनेज करना, ये भी इसी का काम है। अब हम इसका देखेंगे चैप्टर 2 हल्का पंचायत का। हल्का चैप्टर 2 ऑफ
तो हल्का पंचायत, तो इसमें ये जो सेक्शन 4 है ये हमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत के बारे में बताता है कि इसको कैसे एस्टेब्लिश करना है और इसको कॉन्स्टिट्यूट कैसे करना है। देयर शैल बी ए हल्का पंचायत फॉर एवरी हल्का, तो किसी भी हल्के के अंदर एक हल्का पंचायत होनी चाहिए, ये इसका सेक्शन 4 हमें बताता है। देयर शैल बी हल्का पंचायत फॉर एवरी हल्का, हर हल्के के लिए एक हल्का पंचायत होनी चाहिए। और उसका नाम क्या दिया जाना चाहिए? एवरी हल्का पंचायत शैल बियर द नेम ऑफ द प्लेस वेयर इट इज़ हेडक्वार्टर्ड, और उस हल्के का जिस जगह इसका हेडक्वार्टर हो, इस हल्के का जिस हेडक्वार्टर हो उस जगह उसको नाम देना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो एक ब्लॉक के अंदर एक जगह है जिसका नाम है एबटाबाद, मान लो इसका नाम है, तो वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है, तो जो इस हेडक्वार्टर पर जहां इसकी मीटिंग होती है वही उस पंचायत का नाम होगा। ये हमें सेक्शन 4 बताती है, यानी पंचायत का हेडक्वार्टर जिस जगह पर है, जिस प्लेस पर है, वही उस पंचायत का नाम हो। उसके अलावा और हमें ये क्या बताता है कि इस हल्का पंचायत के अंदर वो तमाम लोग मौजूद होने चाहिए। इसमें इस हल्का पंचायत के अंदर एक हल्का मजलिस होनी चाहिए, और ये हल्का मजलिस इसको कौन कंप्राइज करेगा? उस हल्का पंचायत के जितने भी लोग हैं वो तमाम इसको कंप्राइज करते हैं। देन द सरपंच शेल कन्वीन एटलीस्ट 2 मीटिंग्स ऑफ हल्का मजलिस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, तो ये हमें सेक्शन इसका 4 का 2B हमें बताती है कि जो सरपंच हो वो उस हल्के की उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, साल के लिए कम से कम 2 मीटिंग्स कन्वीन करे। उसके बाद एवरी हल्का पंचायत शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ बेंचेस नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11, और उस हल्का पंचायत के अंदर कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 11 मेंबर्स भी होने चाहिए। ये हमें बताता है, ये सेक्शन 3 हमें बताती है। 4 का 3rd पार्ट हमें बताता है कि इसमें कम से कम 3 मेंबर्स और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 7 मेंबर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 11 मेंबर्स इसमें होने चाहिए। प्रोवाइडेड दैट 5 सीट शैल बी रिजर्व फॉर, और ये भी हमें बताता है कि ये जो 5 सीटें हैं ये शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रिजर्व होनी चाहिए। और इसमें रिजर्वेशन का क्या बताया गया? नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 35 सीट्स रिजर्व अंडर अबव शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, और इन द केस में भी तो शेड्यूल कास्ट के लिए क्या बताया गया है? मान लो उस वार्ड के अंदर पॉपुलेशन की बुनियाद पर प्रोपोर्शनल देखा जाए और उस हिसाब से वहाँ जो है वो उनके लिए सीट रिजर्व की जाए। मान लो किसी वार्ड के अंदर 50% जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब उस वार्ड के अंदर जो 50% जो सीट्स हैं वो रिजर्व करनी है शेड्यूल कास्ट के लिए। अगर 20% वहाँ उस पॉपुलेशन में लोग हैं शेड्यूल ट्राइब से, तो वहाँ की जो सीट्स है वो 20% रिजर्व करनी है। किसके लिए? शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व करनी है। उसके अलावा ओवरऑल जो है ओवरऑल 1/3 ऑफ टोटल सीट्स दैट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन, तो वुमेन के लिए भी 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। और वो जो वुमेन रिजर्वेशन है उनके लिए भी बताया गया है कि उन वुमेन रिजर्वेशन के लिए भी फर्दर रिजर्वेशन हो, 1/3 शेड्यूल कास्ट के लिए हो और 1/3 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हो। तो ये रिजर्वेशन की बात भी बताई गई है इसमें। देन इसका बी पार्ट हमें बताया नॉट लेस देन 1/3 इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ बेंच या सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी पंचायत शैल बी रिजर्व फॉर ए वुमेन। जैसे मैंने पीछे बताया कि ये जितने भी हैं, चाहे 7 मेंबर हों 8 मेंबर हों उस हल्का पंचायत के अंदर, उनमें से 1/3 जो है कम से कम रिजर्व होनी चाहिए फॉर वुमेन। और उसके बाद इसको जो है इसको आगे रोटेशन पर चलाना है। मान लो इस साल जो है इसके जो है 7 वार्ड्स हैं, तो ये पहला वार्ड है, ये दूसरा वार्ड, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये 7 वार्ड्स हैं। तो मान लो इस साल अगर इसमें रिजर्वेशन होगी वुमेन के लिए तो अगले साल इसके लिए होनी चाहिए, अगले साल इसके लिए, तो ये रोटेशन बुनियाद पर होनी। ऐसा नहीं है कि हर साल जो है एक ही वार्ड के अंदर वुमेन सीट जो है रिजर्व हो, तो ये इसमें रोटेशन होनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ वो चीज़ क्या है कि ये रोटेशन इसकी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट हो गया द सरपंच शेल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द इलेक्टोरेट ऑफ हल्का पंचायत इन सच ए मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो जो सरपंच होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू उसको इलेक्ट किया जाएगा। इसको ये लाएगा इंसर्टेड वाइट एक्ट
नंबर 4 ऑफ 2018 के थ्रू द सरपंच शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द इलेक्टोरेट ऑफ हल्का पंचायत इन सच ए मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो उस हल्के के जितने भी लोग हैं वो सरपंच को थ्रू डायरेक्ट इलेक्टोरेट उसको इलेक्ट करेंगे। जो नायब सरपंच होगा इट विल बी इलेक्टेड, जो भी वहाँ के पंच होंगे वो नायब सरपंच के लिए वोटिंग करेंगे और नायब सरपंच को उस तरीके से वो इलेक्ट करेंगे। शैल बी इलेक्टेड बाय द पंचेज ऑफ द हल्का फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, अपने में से किसी एक को नायब सरपंच चुनेंगे। और पंचेज के लिए जो रूल्स में बताया गया होगा उसी तरीके से पंच को भी चुना जाएगा। लेकिन ज़्यादातर इसमें यही बताया गया है कि जो पंच हैं वो भी आगे जो है थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन उनको चुना जाए। द पंच शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स के मुताबिक पंचेस को भी इलेक्ट किया जाए। उसके अलावा द विलेज लेवल वर्कर और मल्टीपर्पज़ वर्कर और ग्राम सेवा शैल बी सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत। तो ये इसको सब्सटीट्यूट किया गया था थ्रू एक्ट 4 ऑफ 2000 के तहत, यानी कोई भी विलेज लेवल वर्कर VLW या मल्टीपर्पज़ वर्कर वो उस हल्का पंचायत का एज ए सेक्रेटरी वो काम करे। तो इसको भी इस एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया है। अब हम टर्म ऑफ ऑफिस देखेंगे कि सरपंच का इनका टर्म कितना है। तो सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का जो सेक्शन 5 वो हमें बताता है कि जो भी सरपंच या पंच हो इट शैल द हल्का पंच शैल होल्ड द ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए ये चुने जाने चाहिए। इनकी जो टर्म है दैट शैल बी 5 years। और ये हमें बताता है सेक्शन 5। और सेक्शन 6 है इसका, वो हमें बताता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, कि अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए तो वो किस बुनियाद पर करना चाहिए। ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड टू द मेंबर ऑफ हल्का पंचायत इफ़, किस बुनियाद पर, अगर वो परमानेंट मेंबर ना हो तब भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, यानी ही विल नॉट बी एलिजिबल, या कोई एम्प्लॉयड हो या गवर्नमेंट या लोकल बॉडी से बिलोंग करता हो, या इज़ अंडर 21 years ऑफ एज, ये जो है 20 या उसकी 21 साल से उम्र जो है कम हो वो भी तब भी वो एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट किया गया था एक्ट 6 ऑफ 2014। इससे पहले इसकी उम्र जो है 25 थी, लेकिन इस एक्ट के थ्रू अब ये 21 कर दी गई, यानी 21 साल से नीचे अगर कोई हो तो वो मेंबर या पंच के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, या कोई अनसाउंड माइंड का हो या कॉम्पिटेंट ना हो, उसका दिमागी हालत उसका तवाज़ुन ठीक ना हो, या ही इज़ एडजस्टेड इंसॉल्वेंट, या कोई दिवालिया जिसका निकल गया हो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फॉर द मेंबरशिप, उसको भी एलिजिबल नहीं करार दिया जा सकता है इस इलेक्शन के लिए। देन ही इज़ ए सैलरीड सर्वेंट ऑफ हल्का पंचायत, या हल्का पंचायत का कोई सैलरीड सर्वेंट हो, ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर पंचायत एंड सरपंच एंड पंच। देन लंबरदार और विलेज चौकीदार ये भी एलिजिबल नहीं है इसके लिए, इसमें हिस्सा लेने के लिए पंच और सरपंच के इलेक्शन के लिए। देन ही हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्विस से उसको डिसमिस किया गया है, या लोकल बॉडी या हल्का पंचायत से उसको डिसमिस किया गया है, वो भी इसके एलिजिबल नहीं है। या हैव बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर एन ऑफेंस, या जिसका कोई थाने में उसका कोई क्रिमिनल केस हो और बाद में कोर्ट ने उसको सजा भी दी हो फॉर विद इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 2 years, 2 साल से कम उसको सज़ा ना दी गई हो, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। या देन इसका थर्ड पार्ट है, ए पर्सन हु बिकम्स ए मेंबर ऑफ हल्का पंचायत ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट, किसी ने गलत शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट लाया या शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट लाया, ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज़ फाउंड दैट ही हैड बिकम सच ए मेंबर। तो उसको पिछली डेट से उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉल्स केस सर्टिफिकेट, एंड शैल बी कंटिन्यूड डिस्क्वालीफाइड फॉर पीरियड ऑफ 6 years, और अगले 6 साल तक उसको जो है एज ए डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा, यानी अगले 6 साल तक इस किस्म का कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आता है उसको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इट वाज एडेड थ्रू एक्ट 10 ऑफ 2006। ये भी आपको याद रखना है कि किस एक्ट के तहत किस पॉइंट को लाया गया है। दैन रिमूवल ऑफ सरपंच और नायब सरपंच, इनको रिमूव कैसे किया जाएगा। इस सरपंच और नायब सरपंच शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज ऑफिस forthwith if a resolution expressing want of confidence in him is passed by majority of not less than 2/3 of total number of members पंचेस of हल्का पंचायत, यानी
किसी भी पंचायत के अंदर जितने भी पंच हैं तो उनकी जो 2/3 मेजॉरिटी अगर ये लिख के दे कि इस सरपंच को हटाना है तो वो उसकी जो पोस्ट है वो समझो खाली हो गई, यानी उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। लेकिन वो किस ग्राउंड पर उसको निकाल सकते हैं? ऑन ग्रास मिसकंडक्ट, नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का पाबंद नहीं है, या एनी डिस्क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन, फेलियर टू अटेंड 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स, या पंचायत के अंदर जो 3 मीटिंग्स हैं कम से कम अगर 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स वो फेल हो गया, नहीं आ पाया, तब भी जो वहाँ के पंच हैं वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन फेलियर जो है, अगर वो फेलियर वही फेलियर माना जा सकता है कि अगर वो अपनी मर्जी से ना, मान लो अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ है जो बियॉन्ड उसके कंट्रोल में नहीं है, उस वजह से अगर वो फेलियर रहता है अपनी एब्सेंस ऑफ ड्यूटी से, तो उसको वो लोग नहीं निकाल सकते हैं। यानी प्रोवाइडेड द फेलियर टू अटेंड द मीटिंग ऑफ हल्का पंचायत शैल नॉट रेंडर हिम लायबल टू रिमूव इफ फेलियर इज ड्यू टू रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। यानी अगर उसमें वो जो फेलियर है इट वाज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, अपनी मर्जी से वो एब्सेंट नहीं रहा है, तो तब भी उसको वो नहीं निकाल सकते हैं। फिलिंग ऑफ वैकेंसीज इन हल्का पंचायत, तो अगर उसमें कुछ वैकेंसी वगैरह हो गई तो उनको फिल कैसे करना है। व्हेन एवर ए वैकेंसी अकर्स बाय द डेथ या रेजिग्नेशन की वजह से, तो उसको कैसे कि वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय इलेक्शन या नॉमिनेशन के थ्रू उसको उस वैकेंसी को पूरा किया जा सकता है। प्रोवाइड दैट वैकेंसी इज़ फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स, लेकिन ये जो वैकेंसी है कम से कम 6 महीने से ज़्यादा हो जाए, उसके बाद ही वहाँ दोबारा इलेक्शन होनी चाहिए। और इसमें यह भी बताया गया है कि कोई भी मीटिंग है वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसको 50% से लोग ज़्यादा वैकेट ना हो, तब तक वो मीटिंग जो है चलती रहे। अगर 50% से ज़्यादा पेंच अवेलेबल हैं तो उनकी मीटिंग जो है वो कंटिन्यू रहे, वो आगे वो इलीगल उसको नहीं माना जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है, नो वैकेंसी इन द हल्का पंचायत शैल रेंडर इट्स प्रोसीडिंग्स, यानी उस हल्का पंचायत के लोग जो हैं वो अपनी प्रोसीडिंग्स को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसको इलीगल नहीं माना जा सकता है। सो लॉन्ग एज द मेंबर ऑफ पेंचेस इज़ नॉट रिड्यूस बिलो 50, अगर उस पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो 50% से कम हो जाते हैं, फिर वो वहाँ किसी टाइप की मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें सेक्शन 8 बताता है। अब सेक्शन 9 इस एक्ट का हमें क्या बताता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो मान लो इफ़ द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट ए हल्का पंचायत और विलेज पंचायत और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस इमीडिएटली आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच हल्का पंचायत कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी रीज़न। मान लो इलेक्शन हुए किसी पंचायत के अंदर, लेकिन किसी वजह से वहाँ का कोई पंच या सरपंच नहीं चुना जा सका किसी भी रीज़न की वजह से, तो वहाँ गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से किसी एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ चुन सकता है। या किसी वजह से वहाँ इलेक्शन ना हो पाए, तब भी गवर्नमेंट वहाँ किसी एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ चुन सकता है। या फेलियर टू इलेक्ट सच मेंबर्स एट 2 सक्सेसिव इलेक्शन, या 2 इलेक्शन हुए लेकिन कोई पंच या सरपंच नहीं बन पाया, तब भी वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। एनी अदर सच सफिशेंट रीज़न वट एवर, कोई भी इस किस्म का रीज़न हो जहाँ पंच या सरपंच ना बन सके, तो उसको वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर सकती है। एंड इट वाज सब्सटीट्यूटेड बाय वाइड एक्ट 20 ऑफ 2018 1610 2018। तो ये हमें सेक्शन 9 बताता है। या इफ़ एनी जनरल इलेक्शन टू द हल्का पंचायत नो मेंबर इज इलेक्टेड, कोई भी इलेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो द गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू किसी एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ अपॉइंट कर सकता है, हु इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ ए गवर्नमेंट, जो कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। और ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ये सिर्फ वहाँ 6 महीने के लिए ही रह सकता है, उसके बाद वो नहीं रह सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट अंडर दिस सेक्शन शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months एज द गवर्नमेंट और ऑफिसर ऑथराइज्ड इट मे स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन अंडर सब सेक्शन। तो ये कम से कम 6 महीने के लिए ही रह सकता है। उसके बाद इसकी रिन्यूरेशन उनको क्या मिलेगी? एवरी सरपंच एंड पंच शैल बी एंटाइटल्ड टू सच मंथली ऑनरेरियम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो भी ऑनरेरियम इनको मतलब उसको स्पेसिफाई करे वो मिलेगा, वो उसको रिन्यूरेशन तनख्वाह वगैरह उनको मिलेगी। और इसको सब्सटीट्यूट किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ 2018। उसके बाद रेजिग्नेशन बताया गया है। ये जो रिन्यूरेशन की बात है ये एक्ट 10 में बताया गया है। और रेजिग्नेशन इट इज़ इन 11th सेक्शन ऑफ दिस एक्ट कि वो रिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। इस सरपंच या पंच या नाइब सरपंच या पंच ऑफ हल्का बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड, वो खुद लिख सकते हैं और आगे जो है किसी भी प्रेस्क्राइब्ड ऑफिस में वो अपना रिटर्न वो दे सकते हैं
अपना रिजिग्नेशन दे सकते हैं एंड इस ऑफिस शैल देयर अपॉन बिकम वेकेंट, उसके बाद उसका ऑफिस जो है वो वैकेट हो सकता है। तो ये थे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो काफ़ी अब वीडियो भी बड़ी हो गई है, इसलिए हम इस चैप्टर को अब यहीं फ़िलहाल क्लोज़ करते हैं। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। और फिर भी कहीं कुछ प्रॉब्लम रही हो, कहीं समझ में ना आ गया हो, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और आगे जितनी भी वीडियोज़ इसकी आने वाली हैं वो तमाम वीडियोज़ भी आप देखते रहें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।